सुप्रभात बच्चों। एक इंटरवल के बाद सुखद दुखद परिस्थितियां और उसमें आप लोगों से कुछ दिन कटना पड़ा। बावजूद इसके पुनः आपके साथ और जहां हमने यात्रा छोड़ी थी ठीक वहीं से स्टार्ट। हम जब फर्स्ट टर्म का काम कर रहे थे तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश किया था और आपको बताया था कि किस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मनुष्य में होने वाले प्रजनन के लिए अपने पक्ष के कार्य को करने के लिए, अपने पक्ष मतलब नर पक्ष, आपको पता है कि मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया होती है और लैंगिक जनन की क्रिया होती है इसलिए नर और मादा दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये अलग बात है कि किसी किसी फ्लावर में या एनिमल में आपने देखा होगा कि एक ही एनिमल में या एक ही प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी है, इसलिए नर जनन इकाई अलग होते हैं, मादा जनन इकाई अलग होती है। ओवरऑल नर जनन इकाई में नर जनन तंत्र पाए जाते हैं जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज सेकेंड टर्म की फर्स्ट क्लास है आज, और आज हम लोग स्टार्ट लेंगे मादा जनन तंत्र। मनुष्य के प्रजनन में दूसरी इकाई जो मादा इकाई है वे किस प्रकार की रचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट रिप्रोडक्शन में उपलब्ध कराती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनकी रचनात्मकता की बात करेंगे, फिर हर रचना का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दायित्व क्या है, रोल क्या है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें तंत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिस्टम शब्द आया है। अब आपको पता है शैव व्यवस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ का, उसमें आपने जाना है, देखा है कि अंगों के समूह से तंत्र बनते हैं, मतलब ऑर्गेन्स कंबाइंस टू फॉर्म सिस्टम। स्वाभाविक है कि तंत्र जब मैं कह रहा हूं, तंत्र जब है तो उसमें एक से अधिक अंग शामिल होंगे। मनुष्य के मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अर्थात वह अंगों का समूह जो मादा इकाई में प्रजनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये तीन मुख्य अंग हैं जो शरीर के इंटरनल भाग में पाए जाते हैं, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। और ये संख्या के आधार पर अगर देखें तो अंडाशय की संख्या 2 होती है, ओविडक्ट या अंडवाहिनी 2 होती है और गर्भाशय 1 होते हैं। ये तीन ऐसी रचनाएं हैं जो आंतरिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, रचनात्मक रूप से। अब सबकी रचना का अध्ययन करेंगे। दूसरा है, उससे आगे बढ़ते हैं तो योनि। ये बॉडी सरफेस पर जो एक ओपनिंग बनती है मादा जनन तंत्र की, उसका एक लोअर पार्ट है, इसके ऊपर बाह्य जननेंद्रियां होती हैं, फिर बहुत सारे जनन ग्रंथियां हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को, रिप्रोडक्शन का जो एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को ऑपरेट करने में, कंडक्ट करने में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स सक्रिय होते हैं और अंतिम स्तन ग्रंथियां। आपको पता है कि जनन का उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति। और मनुष्य क्या है? एक सजीव प्रजक। दो प्रकार के जंतु होते हैं,
अंड प्रजक और सजीव प्रजक। तो मनुष्य क्या है? सजीव प्रजक है। मनुष्य सीधे शिशु को जन्म देता है, गाय सजीव प्रजक है, जबकि मुर्गी क्या है? अंड प्रजक है, वो अंडे को जन्म दे। सांप क्या है? अंड प्रजक है। तो चूंकि मनुष्य एक सजीव प्रजक है, इसलिए प्रजनन का जो अंतिम उद्देश्य पूरा होता है नए शिशु के उत्पन्न के रूप में, प्रकृति में उस शिशु के पोषण की व्यवस्था मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ही शामिल कर दी गई है, और वह स्तन ग्रंथि के रूप में माताओं के स्तन में पाए जाते हैं, जिससे हम सभी को दूध की प्राप्ति हुई है। हम सभी प्रथमतः जन्मोपरांत पोषण के लिए सबसे पहला आहार क्या लिया था? वो माँ का दूध था, और वो स्तन ग्रंथियों के माध्यम से उसकी एक्टिवेशन होती है, उसकी सक्रिय आती है। कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो सेट ऑफ ऑर्गन्स है, ये जो अंगों का एक समुच्चय है, ये सारे अंग आपस में मिलते हैं और एक लक्ष्य मादा जनन की भूमिका को पूरा करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अगर हमें मादा जनन तंत्र की परिभाषा एक लाइन में देनी हो तो आसानी से कह सकते हैं कि मनुष्य के मादा जनन इकाइयों में उनके प्रजनन के लिए अंगों का जो सुव्यवस्थित समूह है वह मादा जनन तंत्र कहलाती है। अब इसको बाय द डायग्राम देखेंगे हम लोग। अभी हम आप लोगों को बाय नेम, नाम के आधार पर बताए कि ये 3, 4, 5 अंग आपस में मिलते हैं, उनका एक सामंजस्यपूर्ण रचनात्मक स्थिति उभरती है और तब वे मादा जनन तंत्र की रचना करते हैं। अब यहाँ बाय द डायग्राम देखें हम लोग। जिस प्रकार नर जनन तंत्र में आपने देखा था वृषण को, टेस्टिस को, वो क्या था? मौलिक जनन अंग था, फंडामेंटल सेक्स ऑर्गन था। इसी तरह मनुष्य में एक यहां और एक यहां, ये 2 अंडाशय पाए जाते हैं, और यह मादा जनन तंत्र का फंडामेंटल या मौलिक अंग है। इसी से मादा जनन युग्मक की उत्पत्ति होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र में वृषण रेस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टिस रेस्पॉन्सिबल होती है नर जनन युग्मक के उत्पादन के लिए, मेल गैमिट के प्रोडक्शन के लिए। अब यहां पर अंडाशय या ओवरी, ये अंडाशय या ओवरी जो है यह मादा युग्मक के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये अल्टरनेटली एकांतरण रूप से 1 महीने ये 1 महीना ये, आगे बताएंगे हम कि किस प्रकार मादा जनन के लिए जो युग्मक है, अंडाणु है, वो कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, उसकी कहानी अलग है। यहां हम लोग देखें कि ये 2 मौलिक जनन अंग मादाओं में पाई जाती है अंडाशय के रूप में, जिससे मादा युग्मक होता है। अब यहां से जो अंडाणु की उत्पत्ति हुई, आप ये देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल अंडाशय से अंडाणु की उत्पत्ति हुई और वो उस ट्यूब में चली गई। इस ट्यूब को हम अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहेंगे, जिसका दूसरा नाम फैलोपियन नलिका भी है। यहां से अब ये मूव इस ओर करेगी। अब यहां पर हम लोग थोड़ा देखें, ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ अंडाशय पाई जाती है, और अंडाशय से जुड़ी हुई फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी पाई जाती है। अब आगे की कहानी ये होती है कि ये मादा युग्मक जो है यह तब न प्रजनन कर पाएगा जब उसका निषेचन होगा। लैंगिक जनन चाहे पौधों में हो या मनुष्य में हो, लेकिन फंडामेंटल उसके कंसेप्ट सेम है। मादा युग्मक की उत्पत्ति हुई तो यह प्रजनन या नए जीव की रचना
कब होगी? जब निषेचन होगा। और निषेचन कब होगी? जब उसको नर युग्मक मिलेगा। अब नर युग्मक के मिलने की जो बात है, यहां से देखें हम लोग, ये शरीर के बाहरी सतह पर ओपनिंग, ये द्वार है, जिस द्वार से एक खुली द्वार है, इसके माध्यम से नर जनन अंग जो है सहवास के क्रम में इसके अंदर प्रवेश करते हैं और मादा युग्मक नर युग्मक के रूप में जो ये शुक्राणु जिनको हम कहते हैं, वो शुक्राणु स्खलित होते हैं और ये इधर बढ़ते हैं। ये घटना बड़ी प्राकृतिक रूप से आश्चर्यजनक है। ये जो शुक्राणु है, यह एक बार में हजारों लाखों की संख्या में स्खलित होते हैं और सभी के सभी ऊपर की ओर आगे गतिशील होते हैं इन सर्च ऑफ फीमेल गैमेट, मादा युग्मक की तलाश में। और उसमें से जो सफलतम शुक्राणु होता है वो आगे बढ़ता है और ये आगे बढ़ के कहां तक जाएगा? फैलोपियन नलिका तक। ये भी मूव कर रही है इधर से, ये भी यहां से गया और एक समय आएगा जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलेंगे। ये घटना कहलाएगी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है। तो आप यहां देखें विद द डायग्राम, अंडाशय से मादा युग्मक या अंडाणु की उत्पत्ति हुई। इस रास्ते से सहवास के क्रम में नर जनन अंग, बाह्य नर जनन अंग जो है, उसके माध्यम से नर युग्मक का स्खलन हुआ। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हैं, एक इधर से एक इधर से, तो परस्पर विपरीत दिशा से में गतिशील हैं और उनके रास्ते बहुत हद तक सेम हैं। तो एक समय आएगा जहां वे दोनों आपस में मिलेंगे और यह घटना, यह जो इवेंट है, यह फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाएगी। हम अब आगे बढ़े। निषेचन के पश्चात ये जो अंडाणु है अब क्या कहलाएगी? निषेचित अंडाणु या युग्मनज। निषेचित अंडाणु या युग्मनज जो है वो आगे बढ़ेगी। ये सारी रचना विगलित होकर अब ये निषेचित अंडाणु या युग्मनज है, ये आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए इस पोजीशन में आई। अब ये क्या है? गर्भाशय, यूटेरस। ये निषेचित अंडाणु या युग्मनज आकर गर्भाशय के दीवार से चिपक गई, वहां पर उसका अंतरोपण हुआ, वहां पर उसका सेटलमेंट हुआ। अब जब गर्भाशय के दीवार से निषेचित अंडाणु या युग्मनज चिपक गए, संलग्न हो गए, ये घटना आरोपण कहलाती है और इसके पश्चात कोई भी मादा इकाई गर्भ धारण की हुई मानी जाती है। अब यहां पर ये जो युग्मनज है, इसका विकास आगे होता है गर्भाशय के अंतर्गत। तो ये अंग है जो मादा जनन अंग में निषेचित अंडाणु या युग्मनज को कैरी करती है। कितने दिन? 270 से 274 दिन, जिसको मोटे तौर पर हम लोग 9 महीना कहते हैं। अब इसके बाद ये छोटे छोटे बाह्य अंग हैं जो हाइमन, यहां एक झिल्ली जैसी रचना होती है और ये झिल्ली जैसी जो रचना होती है, ये सर्टेन एज फैक्टर के बाद, मतलब 13 से 15 वर्ष की अवस्था में जब उसमें गौण लैंगिक लक्षणों का उदय होता है, उस समय किसी कारण से, दौड़ने के कारण, कूदने के कारण, चलने के कारण, ये हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो टूट जाती है और उसके बाद ये खाली जगह वेस्टिक्यूल्स का है, जो ये दोनों लोब, बाह्य और अंतः लेबिया द्वारा वो घिरा रहता है। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर मादा जनन तंत्र के रचनात्मक कंसेप्ट की बात हुई। अब हम लोग एक एक अंग के
रूप स्वरूप और उसकी सक्रियता, अर्थात वो किस प्रकार अपने दायित्व का क्रियान्वयन करता है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे आगे हम लोग अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग देखेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको गंभीरता पूर्वक देखें। एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, दूसरी बार देखें। और यदि आपको ये लगता है कि हमारे लिए फ्रूटफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।